नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। खबर फर्रुखाबाद से, जहां दुकानदार पर फायरिंग, दिन दहाड़े फायरिंग हुई, जिसके बाद हड़कंप मचा है। फायरिंग की वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। एक दिन पहले दबंग कर चुका है हमला। पुलिस मामले की कर रही है मात्र खाना पूर्ति। कोतवाली सदर क्षेत्र के पांचाल घाट का मामला। फायरिंग की वारदात सीसीटीवी में कैद। दिन दहाड़े फायरिंग से मचा हड़कंप। एक दिन पहले ही दबंग हमला कर चुके हैं। दिन दहाड़े फायरिंग से हड़कंप मचा है। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको एक्सक्लूसिव में। देखिए किस तरीके से दो बाइक सवार आए, उसके बाद सीधे फायरिंग की और वहां से फरार हो जाते हैं। लेकिन ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। दिन दहाड़े दुकानदार पर फायरिंग का ये मामला। देखिए कैसे दुकानदार अपने काम पर, लेकिन इसी दौरान में दो लोग आ रहे हैं बाइक पर, और ये दो बाइक सवार में से एक ड्राइव कर रहा है और दूसरे के हाथ में बंदूक है। वो सीधे बंदूक तानता है, फायर करता है और फिर वहां से फरार हो जाता है। पुरानी कचिया घाट पे हमारा एक मकान और वहाँ हमारा छोटा भाई रहता है, तो उससे दबाव बनाया कि वो जमानत नहीं करवा रहे हैं, तुम ही कुछ जुगाड़ बनाओ जमानत की। तो उनका भैया जमानत कैसे करवा सकते हैं, वो अपराधी प्रवृत्ति के हैं। तो इनके ऊपर फायर किया। उसकी तहरीर हमने कोतवाल साहब को दी। उस पर कार्रवाई हुई? कुछ नहीं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी आज क्या घटना हुई? आज घटना हुई, वो दुकान के सामने उसने गाड़ी स्लो की। जैसे हमने उसको पहचाना, हम झुके, उसके हाथ में तमंचा था, उसने सीधा फायर कर दिया मेरे ऊपर। फायर जो है आपके सीसीटीवी में कवर हो गया? हाँ, सीसीटीवी कैमरे में फायर उसका फोटो है। अमित औदित्य मेरे संवाददाता हैं फर्रुखाबाद से। अमित, इस पूरे मामले में पुलिस क्यों खाना पूर्ति कर रही है? देखिए, बताना चाहूंगा, ये कोतवाली क्षेत्र के पांचाल घाट का मामला है। यहाँ पर जो है दबंगों द्वारा एक व्यापारी के ऊपर खुलेआम फायरिंग कर दी गई है। दो लोग मोटरसाइकिल से आते हैं, फायरिंग करते थे। वहीं पांचाल घाट के रहने वाले रवि पांडे जी ने बताया कि उसका एक भतीजा था, उनके जो है कुछ संबंध गलत लोगों से थे, अपराधी तत्व के लोग थे। जमानत का एक मामला था, पुरानी रंजिश को लेकर एक जेल में था। उसमें जो है दबाव बना रहे थे कि उसकी जमानत कराने को लेकर पहले 2 दिन पहले भी उसके ऊपर हमला किया गया। उसके बाद जो है आज जो है दबंग आरोपी ने तमंचे से उसके ऊपर फायर कर दिया। जी, इस पूरे मामले में ये विवाद, यानी इनका पुराना, जिसके चलते ये हमला किया गया, लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस की क्या कुछ कार्रवाई है अभी तक? क्योंकि परिवार तो डरा और सहमा हुआ है। कल को क्या गारंटी है कि ये लोग फिर से हमला नहीं करेंगे? देखिए, फर्रुखाबाद में दबंगों के हौसले बुलंद कोई नई बात नहीं है। अभी कई बार जो है फायरिंग ऐसी हो चुकी है, लेकिन पुलिस ने अभी तक किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाया। वहीं क्षेत्र में जो है दहशत का माहौल है। जी, चलिए, शुक्रिया आपका। बुलंदशहर में पंचायत चुनाव की रंजिश में फायरिंग और पथराव में मौजूद 2 लोग घायल हुए। मौजूदा ब्लॉक प्रमुख के भांजे को लगी गोली। फिलहाल गांव में तनावपूर्ण शांति, पुलिस बल तैनात। बीबी नगर कोतवाली क्षेत्र के गांव तिबड़ा का ये पूरा मामला है, जहां पर फायरिंग और पथराव में मौजूद 2 लोग घायल रहे, जिनका इलाज चल रहा है। मौजूदा ब्लॉक प्रमुख के भांजे को गोली लगी है। पंचायत चुनाव की रंजिश में फायरिंग हुई। फिलहाल गांव में तनावपूर्ण माहौल है और पुलिस फोर्स इस वक्त तैनात है। गांव तिबड़ा में आज जाट समुदाय के 2 पक्षों में आज किसी बात को लेकर के कहासुनी हुई, फिर वाद विवाद हुआ, लाठी डंडे चले, गोली भी चली। उसमें कुछ लोग इंजर्ड हुए हैं। इंजर्ड को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है और अभी इस संबंध में किसी भी पक्ष की तरफ से कोई तहरीर हमें प्राप्त नहीं हुई है। सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। गांव में हमने पिकेट लगा दी है और जैसी तहरीर प्राप्त होगी मुकदमा कायम करके दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी। अशोक कुमार संवाददाता बुलंदशहर से जुड़ गए हमारे साथ में। अशोक, जरा मामले में पूरी जानकारी चाहेंगे, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है फिलहाल? पूजा, आपको बता दूं, बुलंदशहर का बीबी नगर थाना क्षेत्र का तिगड़ा गांव है, जहां पर ये पंचायत चुनाव को लेकर, ग्राम प्रधान का चुनाव को लेकर 2 पक्षों में फायरिंग हुई है। और फायरिंग को दौरान जो ब्लॉक प्रमुख का है, उसका भांजे को गर्दन में गोली लगी है। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसको मेरठ रेफर कर दिया निजी प्राइवेट हॉस्पिटल में। पुलिस पूरे मामले को गंभीरता से जांच करते हुए अभी एक पक्ष की तरफ से
10 लोगों के नाम मुकदमा दर्ज किया गया है पुलिस की तरफ से, और पुलिस पूरी तरीके से मॉनिटरिंग कर रही है। बताया जा रहा है कि बुलंदशहर जो ब्लॉक प्रमुख है एचएस है, ये बीबीनगर थाने से हिट बदमाश है, जिसको लेकर पुलिस पूरी गंभीरता से ले रही है और पूरी तरीके से छानबीन कर रही है। जो भी दोषी होगा सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। परंतु सवाल ये खड़े होते हैं कि पुलिस की गाड़ी वहां पर 100 नंबर 112 नंबर जो गाड़ी थी, सूचना करीबन 1 घंटा पहले सूचना दी गई थी, पुलिस बाद में पहुंची है। ये जो गंभीर है उसके परिजनों ने बताया। जी पूजा। चलिए, शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए अशोक। मौजूदा ब्लॉक प्रमुख के भांजे को गोली लगी है, 2 लोग घायल भी हुए हैं। फिलहाल गांव में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है और शांति स्थापित करने के लिए पुलिस फोर्स तैनात है। रैन बसेरों को लेकर सीएम योगी के निर्देश, अगले 3 दिन में रैन बसेरों को संचालित करने के निर्देश है। कोविड-19 की जांच की व्यवस्था आवश्यक रूप से की जाए। रैन बसेरों के संचालन के संबंध में शासन द्वारा दिशा निर्देश जारी। शीतलहर से बचाव के लिए सभी तैयारियां जल्द ही की जाएं। और संवाददाता राहुल हमारे साथ में। राहुल, विशेष संवाददाता हमारे साथ में। राहुल, अगले 3 दिन में रैन बसेरों को संचालित करने के निर्देश है। खास बात है कि इस कोरोना काल में जो कोरोना प्रोटोकॉल है वो मापदंड भी पूरे हों, ये भी सुनिश्चित करने के निर्देश हैं। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से मौसम ने अचानक करवट दी है और एकदम से ठंड बढ़ गई, तो ऐसे में जो फुटपाथ पर रहते हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, उनके लिए रैन बसेरों की व्यवस्था हर साल की जाती है। इस बार भी मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगले 3 दिनों में रैन बसेरों को संचालित कर दिया जाए। कोविड-19 प्रोटोकॉल का विशेष ध्यान रखा जाए। जितने भी लोग रैन बसेरों में रहते हैं उनकी जांच की व्यवस्था की जाए, क्योंकि कहीं किसी को संक्रमण ना फैले, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसके अलावा जो भी लोग हैं जो फुटपाथ पे हैं, उनको सोने के लिए वो कहीं और बात ना हो, उनको रैन बसेरों में अधिकारी लेके पहुंचे। तमाम निर्देश दिए गए हैं। सैनिटाइजिंग कराने की व्यवस्था की, सैनिटाइज कराया जाएगा रोज की जो रैन बसेरे होंगे। इसके अलावा एक वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अधिकारी भी नामित किया जाएगा, जो समस्त रैन बसेरों को केयर टेकर के रूप में रोजाना उसको मॉनिटरिंग करेंगे। कहीं ना कहीं रैन बसेरों को लेकर योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। जी चलिए, बने रहिएगा हमारे साथ में, आपके पास वापस लौटेंगे राहुल। और कोरोना को लेकर सीएम योगी के निर्देश, संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी प्रयास जारी रखें। सीएम ने कहा कम रिकवरी दर वाले जिलों में बेहतर नजर रखें। डीएम और सीएमओ लगातार बैठक करते रहें। कोरोना को लेकर सख्ती बरतने के भी निर्देश दिए जा रहे हैं। डीएम और सीएमओ बैठकर बातचीत करें, समीक्षा करें हालातों को लेकर, ताकि बेहतर स्थिति हो। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर भी आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है और राहुल लगातार बने हैं। राहुल, डीएम और सीएमओ को निर्देश है कि आप लोग बैठकर समीक्षा करें और लगातार कुछ बेहतर करने की ओर दिशा में आगे बढ़े। निश्चित तौर पर एक जो महत्वपूर्ण बैठक होती है सीएम योगी आदित्य की रोजाना टीम 11 की, उसी बैठक में ये तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो कोविड-19 का जो प्रयास उत्तर प्रदेश की सरकार और जो अधिकारी कर रहे हैं, उस प्रयास को जारी रखा जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो संक्रमण की संख्या है उसमें रोजाना कमी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ जो मौत हो रही है उसमें भी कमी मिल रही है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा की और कहा है कि और प्रभावी प्रयास किए जाए जिससे संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। जो कम रिकवरी दर वाले जनपद है वहां पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। वहां पर जो जिलाधिकारी है, सीएमओ है, वो आपस में सामंजस्य बैठाकर रोज बैठक करें और कैसे इस संक्रमण की चेन को तोड़ा जाए, इसको लेकर रणनीति बनाए। इस तमाम चीजों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 की बैठक की और साथ ही साथ रोजगार देने पर भी ध्यान केंद्रित करने को अफसरों को कहा है कि जो रोजगार देने में उत्तर प्रदेश की बेहतर स्थिति है उसको और बेहतर बनाया जाए और ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाए। पराली को भी लेकर निर्देश किया है। पराली को लेकर लोगों को जागरूक किया जाए, वो पराली न जलाए। इस संबंध में उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। जी चलिए, शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए राहुल। और पराली को लेकर जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। लखनऊ प्रशासन ने जागरूकता अभियान चलाया। सीएम योगी के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया, जिसमें जो तमाम किसान हैं उनको जागरूक किया जा रहा है ताकि वो पराली ना जलाएं। पिछले कुछ दिनों में बढ़ता स्मॉग लोगों के लिए आफत बन चुका है, जी का जंजाल बन चुका है। लोगों को सांस लेने में फिर से तकलीफ होनी शुरू हो चुकी है। AQI का स्तर खतरनाक लेवल पर पहुंच चुका है और उसके बाद
किसानों के खिलाफ हो रही कार्रवाई को देखते हुए लगातार सत्ता पक्ष पर विपक्ष हमलावर हो रहा था। इस बीच खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सामने आकर कहते हैं कि दुर्व्यवहार किसानों के साथ ना किया जाए और किसानों को अवेयर किया जाए। उसी दिशा में अधिकारी आगे बढ़ रहे हैं और पराली को लेकर जागरूकता अभियान चला रहे हैं। और वहीं बदलेगा फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम। फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब अयोध्या कैंट होगा। फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम अयोध्या कैंट और रामघाट स्टेशंस को विकसित किया जाएगा। यूपी में कई रेलवे स्टेशंस का नाम बदला जा चुका है और अब फैजाबाद का भी नाम बदला जाएगा। अयोध्या कैंट होगा फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम। अयोध्या कैंट और रामघाट स्टेशंस को किया जाएगा विकसित। और वही खबर संभल से है, जहां लव जिहाद पर शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी का बड़ा बयान। एक समुदाय के लोग खुद को हिंदू बताकर हिंदू बच्चियों की जिंदगी खराब कर रहे हैं। लव जिहाद पर सख्त कानून बनाया जाना चाहिए, गुलाब देवी कह रही हैं। हाथ में कलावा बांधकर, माथे पर तिलक लगाकर, नाम बदलकर धोखाधड़ी कर रहे हैं। सीएम योगी के बयान का गुलाब देवी ने किया समर्थन। लव जिहाद को बढ़ावा देने वाले सुधर जाएं, अन्यथा राम नाम सत्य होगा का समर्थन वो कर रही हैं। गुलाब देवी ने सीएम योगी के बयान का विरोध करने वालों पर भी निशाना साधा। अपनी राजनीति चमकाने के लिए सीएम के बयान का विरोध कर रहे हैं विपक्ष के नेता। मुख्यमंत्री जी शुरू से ही इस मामले में बहुत ही गंभीर हैं और उन्होंने इस संबंध में बहुत ही कठोरता से कदम उठाने की बात रखी है। अब वो ये देख रहे हैं कि दिन पर दिन बच्चियों की ज़िंदगी जो है ख़राब हो रही है। दूसरे पक्ष के लोग स्वजातीय बताकर या हिंदू बताकर उन लोगों की बच्चियों की ज़िंदगी के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। बहुत से मामले सामने आए हैं। इन सब स्थितियों को देखते हुए अभी आज ही एक मामला मेरे सामने आया था। पड़ोस का ही एक गांव है, यहाँ की एक लड़की जो 15 साल की है, रहोली गांव, रहोली मेरी विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। वहाँ भी इसी प्रकार से एक लड़का बहका कर ले गया है। तो इस प्रकार जो वारदातें हो रही हैं, इसमें कानून बनना परम आवश्यक है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन का महापंचायत का आह्वान, जिसके बाद में किसानों की समस्याओं को लेकर महापंचायत हुई। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत बोले, हम आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, विवश हो चुके हैं, कोई सुन नहीं रहा, हम तो जेल चले, आप लोग अपने आप देखो। नरेश टिकैत ने कहा इस दौरान में हम आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जब हमारी बात सुनने नहीं जा रही, इनका किसानों का दबाव है तो हम क्या करें। किसानों का आपका नहीं, किसानों का तो दर्द ये देख लो, दर्द किसानों का गन्ने का पेमेंट नहीं, बिजली पे किसानों को जेल में ठुस्सा जा रहा, पेमेंट इनका नहीं हो रहा, तो हम क्या किसानों को क्या कहें। हमारे कहने थोड़े से आह्वान पे इतनी जनता आ जा। तो आपने कहा है कि आपके अधिकारी यहाँ के मुजफ्फरनगर के फोन नहीं उठाते, क्यों ऐसा क्या कर? नहीं, अधिकारी तो चलो कुछ नहीं, बात थी कुछ एसएसपी के साथ है बातचीत, तो बोलना पसंद नहीं करता तो क्या करा, हमने तो कुछ ऐसी बात कही नहीं। क्या निर्णय लिया गया? बस हम अपना जेल का कर रहे हैं, जेल में अपना कहीं भेज दो, हमें आगरा भेज दो, जौनपुर भेज दो, जहाँ से हम यहाँ तो चले जाएंगे अपना। ठीक। और खुद नरेश टिकैत हमारे साथ में फोन लाइन पर। नरेश टिकैत जी, आप कह रहे हैं कि कोई आपकी बात सुनता नहीं, सरकार में आपकी बात सुनी नहीं जा रही। नहीं, किसानों की बात सुनी नहीं जा रही, कम गौर हो रही है इस पर। किसानों के मुद्दे क्या हैं जिनको लेकर आप चाहते हैं कि सरकार बात सुने? क्योंकि किसान के लिए सरकार तो दावा करे कि वो तमाम पहलुओं पर काम कर रहे हैं, किसान बिल लेकर आए किसानों के लिए, उनकी हर समस्या को सुनकर समाधान कर रहे हैं। एक भी पहलू को तो बताओ। जो गन्ने की समस्या जो तो है, कोई रेट नहीं बदल रहा गन्ने को जी, गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा, बिजली के दे किसान नहीं दे पाने के, बताओ क्या क्या सुने। यहाँ तो गन्ने का बिजली सही है। आप चाहते हैं कि गन्ने की जो ड्यू पेमेंट है वो पेमेंट क्लियर होनी चाहिए, और आपने साथ ही डिमांड भी की है कि ब्याज भी मिलना चाहिए उस बकाया राशि पर। अजी ब्याज तो ऐसे ही हुई, ब्याज की तो कुछ नहीं, तो हमारा मुंह देखो, हमने गन्ना कह दिया, हमारा पैसा दे दो, और हमें क्या जरूरत है।
तो नरेश टिकैत साहब, ये जो पंचायत का सिलसिला शुरू हुआ है अभी बरकरार रहेगा क्या सरकार तक आवाज पहुंचाने के लिए? नहीं, बताओ किस तरह का आवाज पहुंचा। हम तो आवाज पहुंचा रहे हैं। जो कह रहे भाई हमारा पिछला बकाया तो दे दो, नया पिराई सत्र शुरू होगा, गन्ने का रेट भी बढ़ना चाह। पिछले साल पे 11 रुपए डीजल पर रेट बदल लिया। पिछले साल जो आज के दिन रेट था उससे 11 रुपए बढ़ गया। बताओ हम ही क्या करें। नरेश टिकैत, इतने बेबस हो गए, ये कैसे हो सकता है? मतलब जो उस परिवार से आते हैं जिन्होंने हमेशा से किसानों की आवाज को बुलंद किया, आज वो इतने बेबस कैसे हो सकते हैं? नहीं, बेबस तो नहीं, पर जब कोई आवाज सुने भी तो बताओ क्या करें। हम तो कह रहे भाई हमें गिरफ्तार कर दो, हमें जेल में भेज दो, हम किसानों को क्या जवाब दें? हम उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, सामने आ रहे हम। इससे पहले भी आपने सरकारों से आपके परिवार के लोगों ने लोहा लिया है, तो इस बार वो आवाज क्यों नहीं? नहीं, ऐसा आवाज तो उठा रहे। आज 50,000 आदमी थे कम से कम। तो अब ये सिलसिला बरकरार रहेगा? नहीं, ये तो वो है, चलो जब त्योहार का वो है, हम भी एक भाई कम से कम तक तो बताओ जब हमने गन्ना डाल दे तुम्हारा पैसा नहीं चाहता का मिलना। अब तो चुनाव भी बहुत करीब करीब है, सरकार पर दबाव बनाने का बहुत अच्छा खासा मौका भी है ये। और इस समय अगर आप ये कहेंगे कि सरकार सुन नहीं रही, तो फिर तो ऐसे में और बाकी के दल आपके साथ खड़े होने को आतुर होंगे। नहीं, सरकार सुन कहाँ रही? बताओ, एक भी बात बताओ। किसान हित की कुछ बात कर लो। बिजली का पावर भी बढ़ा दिए, रेट भी बढ़ा दिए। हरियाणा में बिजली मंत्री है। नहीं, मैं ये कह रही हूँ नरेश टिकैत जी, मैं तो उस बात पे फिलहाल जा ही नहीं रही, मैं तो दूसरे बात पर जा रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि ये तो मौका भी इस वक्त चुनावी है, तो जाहिर सी बात है कुछ विपक्षी पार्टियां भी आपके साथ में मिलकर आवाज बुलंद करने को तैयार होंगी। चलो कुछ विपक्षी पार्टियां हैं क्या आजकल आप लोगों के साथ में खड़े होने के लिए तैयार? वो चाहे आरएलडी की बात हो, समाजवादी पार्टी की बात हो। अरे चलो, हम तो ये राजनीतिक संगठन है, तो जब बताओ क्या करे। तो चलो देखो, इसमें जैसे कि कुछ ठीक हो जाएगी बात। आज तो हम इसी मूड में थे भाई, हम भरो आंदोलन शुरू करें, कुछ भी करें। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए नरेश टिकैत साहब। नरेश टिकैत कह रहे हैं कि सरकार तो बात सुनती नहीं है। हमने पूछा कि विपक्षी पार्टियां आपके साथ में आएंगी, तो वो कहते हैं कि चलो ठीक हो जाएगा, अब तो जो सो है, हमें जेल में डाल दीजिए, हम तो किसानों को जवाब नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि ये सरकार तो सुन नहीं रही है। डीजल की कीमतें बढ़ा दी हैं, गन्ने की पिराई का समय है, लेकिन गन्ने की जो पिछला भुगतान है वो अब तक हुआ नहीं। ब्याज तो छोड़िए, आप मूल अभी फिलहाल जो है वो दे दीजिए। इसी को लेकर ये महापंचायत बुलाई गई थी। देखिए, पिछले कुछ दिनों में आपने देखा किसानों के मामलों में कोई इतना ज्यादा मुखर होकर सामने नहीं आया, ना ऐसी महापंचायतें हो रही थी। लेकिन जैसे चुनाव की सुगबुगाहटें सुनाई देती हैं, ये सुगबुगाहटों के साथ में ही इस तरीके की ये पंचायतें और ये सब शुरू हो जाती हैं। हैरत की बात यह है कि ऐसे बड़े विषयों को भी राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। किसानों के हित की बात होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ चुनावी मौसम में नहीं।